हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी रोज वीडियो आप लोगों को मिल रही हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि क्लास 10th की मैथ का फुल सॉल्यूशन हम आपको देंगे 2027 की यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो वेलकम टू आप लोगों का एसएस क्लास में स्वागत है। तो चलिएगा, आज हम लोग, कल हमारा भाग एक, पार्ट एक हो चुका है, जिसमें हमने सारे जितने भी बन सकते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। उसमें से दो क्वेश्चन आप लोगों को मिलना निश्चित है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी उस वीडियो को, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और उसमें देख लें। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है और आज से 2 नंबर पक्के होंगे आप। ये निश्चित है, ये वादा है आपसे कि 2 नंबर पक्के होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो लाइनें आपके लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उसमें। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आप लोगों के सामने, और इस चीज को आप लिख लीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसी से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे हम बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा, एक टाइप ये पढ़ाएंगे और एक टाइप इसका और पढ़ाएंगे। इन दो टाइपों में से ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ये निश्चित है। इसको लिख कर रख लीजिएगा, मेरी बात पर भरोसा रखिएगा। तो चलिए देखिएगा, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है वो √2 ना पूछकर, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम बता रहे हैं। √2 ना पूछकर वो तुमसे √3 पूछ ले, तब भी तुम्हें ऐसे ही करना है क्वेश्चन। अगर वो √5 पूछे, तब भी तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अगर वो √7 पूछे, तब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करना है। √11 पूछे, तब भी ऐसे ही करना है। मतलब कोई अंडर रूट में अभाज्य संख्या तुमको दे रखेगा। कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे सिंगल लाइन में, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन करना जैसा हम कराने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। और आप इतना सिर्फ याद रखना, जहां जहां हम 2 लिखे, अगर 3 वाला है तो वहां 3 लिख देना, जहां 5 वाला है 5 लिख देना, बस और कुछ भी नहीं करना। तो मेरे दोस्त, हम लोग इस क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करेंगे तो पहले हमें थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्त? परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके और Q का मान कभी जीरो ना हो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान कभी जीरो नहीं होगा। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ठीक है, चलिएगा हम लोग चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा। शुरू करते हैं। एक एक बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आएगा, इस बात को मान कर चलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, वो हमसे क्या सिद्ध करा रहा है? अपरिमेय संख्या। इसका हम विपरीत लेकर चलते हैं, इसका हम विपरीत मानेंगे। अपरिमेय का विपरीत क्या होता है? परिमेय। क्या होता है परिमेय? तो हम मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या है। हमने क्या मान ली? परिमेय संख्या। हमने मान ली कि ये परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिएगा, हमें पता है कि परिमेय जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या A/B के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? A/B के रूप में लिख सकते हैं। A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है,
मगर एक कंडीशन होती है कि बी का मान कभी जीरो नहीं होता है। जो बी है इसका मान कभी जीरो नहीं होगा। और एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि जो संख्या ए है और बी है इसका मासा हमेशा एक होगा। मासा एक होगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, हमने इसको माना है कि अंडर रूट दो एक कैसी संख्या है, परिमेय। तो क्या परिमेय ए बटा बी हम मान सकते हैं इसके बराबर? हमने अगर इसे माना है कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पी बटा क्यू का रूप होती है, तो इसके बराबर हम रख लें। अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय है, क्योंकि इसे भी हमने माना है। ठीक। अगर हम क्या करें, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग कर दें, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट दो का स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो ए बटा बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट देंगे मेरे दोस्त, क्या बचेगा? दो। ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। इतना समझ में आया? ठीक। अच्छा, अगर हम बी को इधर लाएं, बी स्क्वायर इधर भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो बी स्क्वायर गुणा में होगा, तो टू बी होगा, और बराबर इधर इधर क्या बचा? ए स्क्वायर। अगर हम बी को यहीं पर रोक लें तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा दो, ये गुणा में है तो इधर बटे में पहुंचेगा, बटे में पहुंच जाएगा। अब एक चीज देखिए मेरे दोस्त, ये ए है, क्या है? अगर ए स्क्वायर दो से विभाजित है, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कोई ए का मान ले लिया, हमने जैसे ले लिया ए का मान 4, ए का मान क्या ले लिया? 4, इसका स्क्वायर चढ़ा, अगर हम इसका स्क्वायर चढ़ा दें और वो संख्या दो से विभाजित है, वो बोल रहा है, तो 4 का वर्ग 16, 16 दो से विभाजित है। विभाजित मतलब कटना, विभाजित मतलब भाग चला जाता है, कि 2 का 4 में भाग चला जाएगा, 2 का 4 के वर्ग, वर्ग मतलब 16 में भाग चला जाएगा। अगर मेरे दोस्त 2 का 16 में भाग चला जाएगा, 2 का 4 के वर्ग, 4 का वर्ग 16, 2 का 4 के वर्ग में अगर भाग चला जाएगा, तो मेरे दोस्त 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। तो यही वो बोल रहा है। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम दोस्त? देखिए, यहां पर हम लिखेंगे कि अतः, यहां पर लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर में ए स्क्वायर दो से विभाजित है, दो से विभाजित है। ए स्क्वायर किससे विभाजित है? दो से विभाजित है। अगर ए स्क्वायर मेरे दोस्त दो से विभाजित है, तो ए भी दो से विभाजित होगा, विभाजित है तो ए भी दो से विभाजित होगा, ए भी दो से विभाजित होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? अगर ए स्क्वायर दो से विभाजित है तो ए भी दो से, अगर ए स्क्वायर दो से विभाजित हो तो ए भी दो से विभाजित होगा। कितना कर लिया? ठीक। अगर इसे हम समीकरण एक मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो। अगर हम मान लें पुनः, एक बार और इसे मानेंगे पुनः, अगर हम ए बराबर मान लें 2c, क्या मान लें? 2c, ए बराबर 2c मान लें। ए पुनः ए बराबर 2c माना, ऐसे लिखिए, माना पुनः ए बराबर 2c। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हम ए का मान समीकरण एक में रख दें तो यहां से लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए बराबर मेरे पास क्या दे रखा है? 2c, तो ए का मान 2c हम यहां पर रख दें एक ही जगह पर 2c। चलिए रख दीजिए समीकरण एक में। तो यहां पर लिखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर, एक ही जगह पर क्या लिखेंगे? 2c, 2c स्क्वायर चढ़ा सी पर, ए पर, तुम इस पर चढ़ा दीजिए, बटे में 2,
चलिए देखिएगा, ये बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा मेरे दोस्त, 2 का वर्ग करेंगे 4, सी का वर्ग करेंगे सी स्क्वायर बटा 2, 2 से काटिए 2 बार, तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। अगर हम सी को यहीं पर रोक लें सी स्क्वायर को, तो ये बी स्क्वायर है, ये गुणा में इधर बटे में चले आएगा, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित होगा, बी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, 2 से विभाजित होगा, यहां भी 2 से लिखिए, बी भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमारी अवधारणाएं गलत हो चुकी हैं, हमारी अवधारणाएं क्या हो चुकी हैं, गलत हो चुकी हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है या मान्यता गलत है। क्या लिखेंगे, मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। क्या मेरे दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे आपको करना है और यही क्वेश्चन मानिएगा आएगा पेपर में, ठीक है। 7 सेट बनते हैं पेपर में, कम से कम 3 से 4 सेट में यही सवाल मिलेगा। अब देखिएगा, हो सकता है अंडर रूट 2 की बजाय वो अंडर रूट 3 पूछ ले तुमसे, हो सकता है अंडर रूट 5, हो सकता है 7, अंडर रूट 11 कुछ भी पूछ ले। तो एक बात याद रखिएगा, जहां पर तुमने अंडर रूट 2 रखा है, वहां अंडर रूट अगर 5 पूछे तो 5 रख लेना, 3 पूछे तो 3 रख लेना, 11 पूछे तो 11 रख लेना। हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? कुछ भी समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर उस तरीके से क्वेश्चन पेपर में ना आया तो फिर इस तरीके से आएगा, या तो जोड़ में हो सकता है, घटाना भी हो सकता है और यहाँ पर गुणा भी हो सकता है, या भाग। इन कंडीशनों से ही सवाल पेपर में आना निश्चित है। तो देखिएगा, वही तरीका कि परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे जस्ट उल्टा विपरीत मानकर चलिएगा। हम इसे मानेंगे कि माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। हमेशा विपरीत मानकर ही चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसे हम p बटा q के रूप में लिख लेते हैं, और q का मान 0 नहीं होता है। a बटा b भी मान सकते हैं, कुछ भी जो भी मानो, फिलहाल अंश बटा हर का रूप होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2, इसे हमने परिमेय माना तो परिमेय के बराबर रख दीजिए p बटा q के रूप में, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 2 को हम यहीं पर रोकेंगे, बराबर p बटा q वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 होगा। तो अंडर रूट 2 बराबर, इसके बटा कुछ नहीं है तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे q, कैंची गुणा करेंगे p माइनस 3q। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये q लिखा है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये मेरे पास क्या है, पूर्णांक, ये मेरे पास क्या है, पूर्णांक, और ये मेरे पास क्या है, भिन्न, ये मेरे पास क्या है, भिन्न। तो लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक इज नॉट इज इक्वल टू भिन्न, इज नॉट इज इक्वल टू भिन्न। पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होती है, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होती है, तो इसीलिए अतः हमारी मान्यता गलत है।
अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए इसलिए 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया? यही उत्तर है। देखिए वही क्वेश्चन जो वैसे हैं, √2, √3, √5, ये थोड़े बड़े बड़े हैं। एक बार सीखने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखना, आप खुद लगा लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इतने इतने बड़े। पेपर में 2 साल से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे, वो क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक। जैसे आ रहे हैं, अपने यहाँ नहीं आए हैं, कुछ सीटों में आए हैं, कुछ सीटों में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन बदल दिया जाता है। तो हम जितना पढ़ रहे हैं, इनको सारे क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि सिद्ध कीजिए कि 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, उसमें क्या था? प्लस था, इसमें क्या कर रखेंगे? माइनस। तो ठीक है, चलिए वही तरीका मानेंगे। माना कि 3 - √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर हमें कंडीशन भी पता है कि परिमेय संख्या की क्या होती है, P/Q, और Q का मान 0 नहीं होगा। तो वही तरीका है, 3 - 2 अंडर रूट में, और बराबर इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे, परिमेय के बराबर रख देंगे। तो इसे हम यहीं रोक देंगे मेरे दोस्त, √2 को। या तो एक काम करिए मेरे दोस्त, क्या करेंगे देखिएगा, 3 को यहीं रोक लीजिए। ये प्लस का है, P/Q इधर लाएंगे, माइनस का P/Q होगा। ये माइनस का √2 है, बराबर के उधर ले जाइए, प्लस का √2 होगा। इसके बटा कुछ नहीं, एक मान के हल कर लीजिए, नीचे नीचे का गुणा Q, कैंची गुणा 3Q माइनस P, एक का P के संग P, बराबर √3। ये मेरे पास क्या है? भिन्न। और यह क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। यहाँ पर √2 है, पूर्णांक है। हमने बताया है कि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होती। भिन्न इज नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक, भिन्न इज नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए इसलिए 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी नोट करिए। नोट हो गया? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग जोड़ वाले, जहां प्लस का बीच में चिन्ह हो वो कर लेंगे, और गुणा और घटाना हो वो कर लेंगे। अब हम लोग गुणा पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4 लेकर। जैसे क्वेश्चन आ जाए 5 √3, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल पेपर में, इसी साल आया हुआ। 5 √3 का परिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। तो देखिए हम कुछ भी नहीं बदलते, वही ज्यादातर रहता है। तो देखिए इसे हम मान लेंगे कि 5 √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय है। तो इसे परिमेय के बराबर रख देंगे, 5 √3 और बराबर P/Q। ठीक है, √3 को यही रोकेंगे, P/Q। ये गुणा में 5, इधर भाग में 5। ये मेरे पास क्या है? भिन्न पूर्णांक है। ये मेरे पास क्या है? पूर्णांक है। ये मेरे पास क्या है? भिन्न है, भिन्न है। हमने बताया है कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक इज नॉट इज इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक इज नॉट इज इक्वल टू भिन्न। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या कर पाएंगे? गुणा वाला क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में, ऐसा ही आएगा ज्यादातर। ये चीज मान कर रखिएगा, इस साल भी ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
नोट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन भाग के हिसाब से भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी हो, 5 नंबर है। जैसे 1/√2 सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, वही तरीका वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं बदलते मेरे दोस्त। तो देखिएगा, इसे हमने मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख लें और q का मान कभी 0 ना हो। ठीक है, तो देखिएगा वही तरीका करेंगे मेरे दोस्त। 1/√2 किसके बराबर रखेंगे, परिमेय के बराबर। क्या करेंगे, कैंची गुणा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये बनेगा √2p बराबर q। हमें √2 को यहीं पर रोकना है, q, और ये गुणा में बटे में p। तो मेरे पास ये क्या है, पूर्णांक। ये क्या है, पूर्णांक। ये क्या है, भिन्न। हमने आपको बताया है कि पूर्णांक इज नॉट इज इक्वल टू भिन्न। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक इज नॉट इज इक्वल टू भिन्न। पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम बदले दे रहे हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अंडर 4 - 3 √2। इसे आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या। इसे सिद्ध करके तुम्हें को दिखाना है। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और यही, इससे समझ लेते हैं बस। इतने ही क्वेश्चन में आप मेरी बात मानिए, हम 101% की गारंटी ले रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे। माना, इसे हम पहले परिमेय मानेंगे। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। तो 4 - 3 √2 इसे परिमेय के बराबर लिखेंगे। लिख लिया। हम क्या करेंगे, 4 को यहीं पर रखेंगे। ये p बटा क्यू इधर लाएंगे तो माइनस का p बटा क्यू होगा, बराबर। ये माइनस का उधर लेकर जाएंगे, 3 √2 प्लस का होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, इसे पहले हल कर लीजिए। इसके बटा कुछ नहीं है, नीचे नीचे गुणा करेंगे, क्यू कैंची गुणा करेंगे, 4q माइनस p एकन p बराबर 3 √2। √2 को यहीं पर रोकिएगा मेरे दोस्त, तो ये गुणा में इधर बटे में आएगा, 4q माइनस p बटा 3q। ये मेरे पास क्या है मेरे दोस्त, भिन्न। क्या है, भिन्न। ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक। हमने बताया है कि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होती है। भिन्न इज नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 4 - 3 √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन समझ में आए? इसी से 100% की हम गारंटी ले रहे हैं आपसे कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सन 2027 के पेपर में। आप लिख लीजिएगा। अभी पेपर से 4 5 महीना पहले हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इतना भरोसा रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बेटा, कहने को तो भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और फिर होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा कठिन बनाना होता है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध कराने के लिए अगर वो ऐसा क्वेश्चन ही रखता है, यही क्वेश्चन आ जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी कठिन क्वेश्चन बनाना चाहेगा मेरे दोस्त, तो फिर संख्या न देकर के वो ए बी देगा और बोलेगा इसे सिद्ध कीजिए, और यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर आपके सामने कुछ समस्याएं हो जाएंगी मेरे दोस्त। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम आपको जिल्लत में नहीं डालेंगे। हम खुद आपको पहले से इतना ही टेंड करके भेजेंगे कि आप आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आए और आप उसे लगा पाए। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि यदि √a भी एक अपरिमेय संख्या है। उसने खुद कह रखा है कि जो √a भी है ये अपरिमेय संख्या है। इतना उसने खुद बोल रखा है कि √a भी अपरिमेय संख्या है। फिर उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √a प्लस √b एक अपरिमेय संख्या है।
उसने कहा इसे सिद्ध कीजिएगा, और ये तो है ऑलरेडी, तो ये तो तुम्हें भटकाने के लिए उसने दी है, ठीक है, मगर हमें भटकना नहीं है। हम वहां से शुरू करेंगे सवाल। मानेंगे, माना अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक परिमेय संख्या है। कैसा मानेंगे? परिमेय। हमने बताया वही तरीका लगाएंगे, वही सब कुछ कॉन्सेप्ट उल्टा मानकर चलेंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मेरे दोस्त। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को लिखेंगे, इसके बराबर कोई परिमेय संख्या मान लेंगे यार। हमने मान ली कि एक परिमेय संख्या है, ठीक। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो मेरे दोस्त होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर आर स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त, स्क्वायर से रूट को काट दीजिए तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस 2, इनका गुणा कर देंगे तो अंडर रूट में ए बी होगा और बराबर आर स्क्वायर। अगर हम इसे रोक लें 2 अंडर रूट ए बी को और बराबर इधर आर स्क्वायर लिखे, ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, बराबर के उधर जाएंगी, माइनस का ए माइनस का बी होगा। अगर यहां से अंडर रूट हम ए बी को रोक लें तो ये आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, और ये गुणा में है तो 2/बी। ये मेरे पास क्या है, कोई पूर्णांक है, और ये मेरे पास क्या है, भिन्न है। क्या है? भिन्न। हमने बताया है कि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत। पहले तो उसने खुद बोल रखा है कि अंडर रूट ए बी कैसी संख्या है, परिमेय है, तो यह परिमेय है। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रखेंगे, ठीक है। हम सिर्फ तरीका आपको बता रहे हैं, आप वैसे ही लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, देखने में कठिन लगता है, मगर जो देखने में कठिन होता है वो रियल में नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें बोला गया है कि ये मेरे पास सवाल है, इनका पहले आप लासा निकालिएगा और मासा, लासा मासा दोनों निकाल लीजिएगा, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा कर लीजिए, दोनों के उत्तर बराबर आएंगे तो सही है। यही वो बोल रहा है कि इसकी जांच करके देखिए। तो देखिएगा मेरे दोस्त, हम बताइएगा कौन सा क्वेश्चन कर दें इसमें से, बताइए आप लोगों को कौन सा कठिन लग रहा है इसमें से। चलिए हम पहला ही किए दे रहे हैं, आप चलिए हम 2 क्वेश्चन कर देंगे, एक पहला किए दे रहे हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे दोस्त, 26 और 91, इनको अलग अलग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, 26 के अलग फैक्टर करेंगे, 91 के अलग, इसे 2 से काटेंगे 13 बार और फिर 13 से काटेंगे 1 बार, इसे 7 से काटेंगे 13 बार और इसे 13 से काटेंगे 1 बार। हमें क्या क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है पहले। एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ कहीं 2 है नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो ये मेरे पास मासा निकल कर आया। फिर हम क्या निकालेंगे, लासा, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन मिली है उसे पहले लिखिए, अब जो संख्या छुटी है उसको लिखिए। 2 छुटी है
और 7 छूटी है। चलिए इनका गुणा कर लीजिएगा। तो देखिएगा 13 दूनी 26, एक साइड में गुणा किए ले रहे, 26 में गुणा 7 करना है, 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। ये 182 का क्या निकल कर आया? लासा। हमसे उसने ये बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। उसने कहा जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। चलिए देख लीजिए मेरे साथ, दोनों संख्याएं लिखिए 26 और 91 बराबर लासा 182 और मासा 13। इनका गुणा कर लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए, दोनों का उत्तर सेम आएगा, दोनों का उत्तर सेम आएगा। तो चलिए कर लीजिएगा गुणा, हम एक साइड कर लेते हैं। 91 गुणा 26, 6 6 और 6 नेम 54, 2 और 18, तो 6 6 और 8 5 13 की 3 और 23 66, कितना बनेगा? 23 66। इसका उत्तर कितना निकलेगा? 23 66। इसका भी फिर 23 66 ही आएगा। 182 में गुणा 13 का करिए, 6 और 24, 4 हासिल 2, 3 और 2 5, 2 8 1, 6 6 13 की 3 हासिल 1, 23। देखिए आया, दोनों उत्तर बराबर आए, दोनों उत्तर बराबर अगर आए हैं तो मेरा उत्तर सही है, गलत नहीं। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और हमसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं। चलिए कौन सा लिख दें बताइएगा? 4 नंबर लिख दें? चलिए 4 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है। HW HW, इनका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और अगर आप अपने भविष्य के साथ खेलेंगे तो, नहीं कहावत सुनी है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 120 और 315। चलिए इसके फैक्टर अलग करिए और इसके फैक्टर अलग करिए। 2 से काटिए 60 बार, फिर 2 से काटिए 30 बार, फिर 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। इसमें देखिए 3 1 4, 4 और 5, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 1 3, भाग खवाए 0, 5 15, 3 1 3, इसमें भाग जाएगा नहीं तो भाग खवाई 0, फिर 2 संख्याएं लेंगे 15 होगी, 5 15, फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 1 बचा, 5 15, 5 से काटिए 7 बार, 7 से काटिए 1 बार। ये हमारे पास क्या आ गए? फैक्टर हो गए। ये हमने क्या कर लिया? फैक्टर। अब हम क्या लिखेंगे? मासा। HCF दोनों में जो कॉमन हो, देखिए 3 इसके पास, 3 इसके पास, 5 इसके पास, 5 इसके पास, 15, ये क्या निकल कर आया? मासा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? लासा, एलसीएम। एलसीएम पहले 3 और 5 वैसे लिख लीजिए, 3 और 5 जो संख्या कॉमन मिली। अब छुटी वाली इससे और इससे लिखिए, तो इसमें छुटा है 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें छुटा है 7 गुणा 3 या 3 गुणा 7। ठीक, चलिए इसका भी गुणा कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंच 40, 40 और 40 तिया 120, 100 और 3 सत्ते 21,
120 में 21 का गुणा कर लीजिए मेरे दोस्त। तो देखिए कैसे करेंगे, जीरो को वैसे ही उतार लेंगे, जीरो को वैसे उतारेंगे, इसका गुणा करेंगे, यहीं पर लिखेंगे, जीरो को वैसे उतारेंगे, 12 की 2 हासिल 1, और 12 दूनी 24, 24 और 2 26, नहीं, बात एक हासिल 25 20, कितना बनेगा 25 20, ये बनेगा। ये मेरे पास क्या निकल कर आएगा, लासा 25 20। ये मेरे पास क्या निकल कर आया, लासा। इनका सबका गुणा करिए, 25 20 ही आएगा लासा। अब हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका जो हम बता रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। तो दोनों संख्याएं मेरे पास कौन सी दे रखी हैं, 120 और 315, बराबर होंगी लासा गुणा मासा के। लासा है 25 20, मासा है 15। चलिए गुणा कर लीजिए मेरे दोस्त। देखिए जीरो वैसी रखिए, 12 पंचे 60 की जीरो हासिल 6, 12 एकन 12 और 6 18 की 8 हासिल 1, और 12 तिया 36 और 1 37, 37 800, 37 800। इधर देख लीजिए जीरो वैसी रखिए, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 पना 75, 75 और 3 78 की 8 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37। चलिए देखिए 37 800, 37 800 दोनों पक्ष बराबर हैं, तो उत्तर आ गया। समझ में आए। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है मेरे दोस्त, चलिए नोट कर लीजिएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। नोट हो गया बच्चों। चलिए देखिए ये 3 क्वेश्चन आकृतियां वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे मनोरंजन की किताब में भी दिए हैं, हर किताब में एक आधे सवाल ऐसे दिए हैं। देखिए पढ़ के तो हमें जाने हैं, फिलहाल अभी आते नहीं ऐसे क्वेश्चन आए हुए नहीं है पेपर में, फिर भी हमें पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि पेपर अनिश्चितता से भरा हुआ होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है क्या आ सकता है, ठीक है, मगर संभावना के साथ हमें पढ़ के जाना चाहिए। चलिए देखिए, मगर ये देखने में तो बहुत कठिन लग रहे हैं, मगर बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। अगर कठिन हो तो एक आधे पेपर में आ भी जाए, इतने सरल हैं कि इसलिए नहीं आते। तो चलिए देखिएगा, हमें क्वेश्चन इसमें हिंदी में ये लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें एक्स का मान निकालेंगे और वाई का मान निकालेंगे, दो मान निकालेंगे। एक चीज देखिए मेरे दोस्त, जैसे हमने लिखा 10, अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो 2 और 5 में टूट जाएगा, 2 और 5 में टूट जाएगा, ठीक। 10 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 5 में टूटा, 10 के फैक्टर किए 2 गुणा 5 में टूटा, 8 के फैक्टर किए 2 गुणा 4 में टूटा, 15 के फैक्टर किए 3 गुणा 5 में टूटा। कॉन्सेप्ट जान लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 10 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 5 में टूटा, अगर इसे हम हटा दें यहाँ पर x रख दें तो बोल दें x का मान क्या होगा, तो ये इन संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, वही तो 10 है। अगर हम यहाँ से 8 हटा दें और बोल दें y का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, इनका गुणा कर दीजिए, y का मान 8, इनका गुणा कर दें तो 15 आ जाएगा z का मान। बताइए, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें चलाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर y है, y पहले x का मान निकालिए। जैसे यहाँ पर x है, x के हमने फैक्टर किए होंगे 2 बार, तो हमें x का मान निकालना है, तो इनका दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 तिया 21, तो x का मान आ गया। आया समझ में। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर हम 21 रख दें, y का मान निकालना, तो 21 का गुणा 4 में हो जाएगा, 21 चक्कू 84, ये मेरे पास y का मान आ गया, उत्तर आ गया। बताइए, है इजी है, बहुत इजी है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करिए, आपको कॉन्सेप्ट अगर तैयार होंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए, इसमें जैसे हमें y का मान निकालना है, x और y,
तो पहले बाई का मान निकालेंगे, इनका गुणा कर देंगे, 13 पचे 65, उत्तर आ गया। उत्तर आ गया, बाई का मान 65 आ गया। हमें एक्स का मान निकालना है तो इनका इनका गुणा हो जाएगा, चलिए गुणा कर दीजिए। कि 5 15 की 5 हासिल 1, और 9 तिया 27 और 1 28 की 8 हासिल 2, 3 एक 3 और 2 5, 585, उत्तर आ गए दोनों। आया समझ में? ठीक, आगे आइए। जैसे हमें एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। एक्स का मान इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 तिया 6 एक 7 और 2 तिया 6, एक्स का मान आ गया। वाई का मान निकालना है तो इनका इनका गुणा करिए, 7 एक 7, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 एक 7 4 13, उत्तर आ गया। जेड का मान निकालना होता, अगर यहाँ पर इसका मान निकालना होता तो इसका इसका गुणा करते। हमें मान इसका निकालना है तो इसका इसमें भाग दे देंगे, इसका मान निकल आएगा, बस खेल खत्म। तो 161 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, उत्तर 23। 7 एक 7 दूनी 14, 2 बचे 16 21 हुए, 7 तिया 21, बस उत्तर आ गया। बताइए समझ में आए तीनों क्वेश्चन? चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 18 और 117 के एचसीएफ, मतलब 18 इधर करते हैं, 18 और 117, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासा निकालना है। चलिए दोस्त मासा निकालिए, इसे 2 से काटिए 9 बार, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 1 बार, ठीक। इसे काटिए, 3 से कटेगा ये, 3 त्रिका 9, 2 बचे, हाँ 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 2 बच गए, 3 नेम 27, फिर 3 से काटिए 1 बार और 3 बार, 13 से काटिए 1 बार, ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है? मासा, एचसीएफ। अगर मासा निकालना है तो जो संख्या कॉमन होगी दोनों में वही तो लिखेंगे, वही लिख लीजिए। कितना बना? 9, 3 त्रिका 9, हमें मासा कितना मिला? 9, मासा कितना मिला? 9, तो इतने का उत्तर, उसने बोला 18 117 के एचसीएफ को, मतलब इतने का उत्तर 9 को बराबर का चिन्ह 18m माइनस 117 के रूप में विभाजित किया जाए, दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है, ठीक, दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान ज्ञात कीजिए। एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को, सही है सब कुछ, 2 से काटा 9 बार, 3 3 सही है, 3 से इसे 39, ठीक है, सब कुछ सही है। हमें m का मान निकालना है तो 18 m को यहीं रोकेंगे, 9 इधर लिख लीजिएगा, इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का 117 होगा, तो इनको जोड़ लीजिएगा, 126 और इधर 18m, तो m को यहीं रोकिएगा, 126, ये 18 गुणा में इधर बटे में, कितनी बार? 18 सत्ते 126 होता है, 18 पंचे 90, 18 संगा 100, 18 सत्ते 126, तो m का मान कितना निकल के आया? 7, उत्तर आ गया। क्या समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे? चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, तो फिर जल्दी करिएगा। नोट हो गया बच्चों? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है, हमने देखा है 2-3 बार इसे, प्रैक्टिस सेट में भी देखा है और पेपर में भी आया हुआ देखा है इसे। तो देखिए मेरे दोस्त, आपके सामने हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं, प्रैक्टिस भी आपको करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं और 1-2 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, घर के लिए होमवर्क रखते हैं। तो चलिए इसमें हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बताइएगा। एक तो पहला बता दे रहे हैं और एक लास्ट वाला बता दें, बताइए बताइए, जो भी बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा ही बता दे रहे, बस ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका काम है मेरे दोस्त, कमेंट में उत्तर देना।
अगर आप कमेंट में उत्तर नहीं देंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप मेरे ही कितनी मेहनत कर रहे। देखिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके प्रति, आपका भी उत्तरदायित्व इतना है कि आप भी हमसे ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि एग्जाम आपके हैं, मेहनत आपको करनी है मेरे दोस्त। हम सिर्फ एक सहारा है आपको आपको आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है मेरे दोस्त सिद्ध करना। व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं भाज्य हैं। अब मेरे दोस्त भाज्य और अभाज्य की बड़ा दिक्कत होती है आपको लोगों के सामने, तो थोड़ा हम कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आए हुए हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या सीख लीजिएगा और बाकी बची सारी संख्याएं भाज्य ही होती है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है मेरे दोस्त, लिख लेना, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। अच्छा, जैसे कि भैया, जैसे कि सुनो, कोई संख्या हमने लिख ली, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डाल आगे तक। ठीक है, हम छाटेंगे। अच्छा एक क्यों नहीं लिखी, चलो एक भी लिख लो भैया। जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे वही अभाज्य संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए मेरे दोस्त, एक पहले हमने एक लिया, अब एक मैच करेंगे कि भाज्य की अभाज्य। तो देखिए एक एक से कटता है और अपने आप स्वयं 20 का एक ही, तो इसका कितना गुणनखंड हुआ, एक। हमें चाहिए कितने, दो। तो ये क्या भाज्य संख्या है, नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर 2 नंबर लेंगे, दो एक से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, एक और एक, दो। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य। जिन पर हम गोला कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या है और सारी भाज्य। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 नंबर जैसे हमने लिया, एक से काटिए और स्वयं 3 से काटिए। देखिए दो गुणनखंड हुए, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य। जैसे 4 नंबर हमने लिया, 4 नंबर हमने लिया, 4 को एक से काटा, 4 से काटा, इसके अलावा ये संख्या 2 से भी कट रही है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 और 3 हो गए। हमें चाहिए कितने, 2। तो ये संख्या अभाज्य होगी क्या, नहीं होगी, इसे छोड़ दीजिए। 5 नंबर लीजिए, एक से काटिए, स्वयं 5 से काटिए और किसी से कटेगी नहीं, कटेगी। तो ये संख्या कैसी है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं आप लोग निकाल लेंगे, ठीक, निकाल लेना। जिसे नोट करना हो वो इसे नोट भी कर ले, अभाज्य संख्या की परिभाषा। चलिए अब आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सुनिए। भाज्य संख्याएं होती हैं मेरे दोस्त, भाज्य संख्याएं होती हैं, देखिए परिभाषा लिखिए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक। चलिए देखिए, 2 से अधिक गुणनखंड कर दीजिएगा। जैसे हमने नंबर लिया 4 6, देखिए 5 तक तो हम अभी निकाल चुके, अभाज्य संख्या है। 4 5, फिर इसके बाद 7, चलिए आगे 9 10 ऐसे ले लीजिए। ठीक है, 11 12 आगे तो हम चेक ही कर चुके अभी। जैसे अभी हमने 4 नंबर लिया था, ये 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, ऐसी संख्या है भाज्य। 6 लीजिएगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। तो देखिए कितने गुणनखंड हो गए, 4। 2 से ज्यादा हो गए तो ये भी भाज्य संख्या है। अब जैसे 7 ले लिया, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और किसी के पाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य। जैसे 9 लीजिएगा, 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, भाज्य संख्या है।
ऐसे 10। तो भाज्य भाज्य पहचान लेंगे मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, ऐसे ही निकाल लेना जब भी जरूरत पड़े। चेक कर लेना कौन सी संख्या भाज्य कौन सी अभाज्य है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ कुछ क्वेश्चन हम बोले दे रहे हैं, अगर कभी आ जाए पेपर में कि 1 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 है। और 1 से 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 15। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 10। तो मेरी बात को सुनने के बावजूद इनको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसे क्या करेंगे, हम पहले इसका गुणा करें, फिर इसे जोड़ें, फिर उसके फैक्टर करें, तब पता कर पाएंगे कि भाज्य है भाज्य नहीं। इतना नहीं करेंगे हम लोग, इतना करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक पद ये एक पद ये है, क्योंकि गुणा वाला पूरा एक ही पद होता है, प्लस माइनस से पद अलग होता है। यहाँ पर 13 दिया, यहाँ पर 13 दिया, 13 को कॉमन ले लीजिएगा, बचा क्या, 7 गुणा 11 फिर गुणा 1 प्लस इधर कितना बचा, 1। बस खेल खत्म। तो 13 गुणा, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा चिन्ह होता है। चलिए गुणा ही कर लीजिए, 11 7 77, 77 एकम 77, और 77 में एक जोड़ लीजिएगा 78। तो इसे लिखिए 13। 78 के फैक्टर कर दें तो 2 से इसे तोड़ दीजिएगा, 2 3 6, 1 बचा, और 2 नेम 18। हो गए फैक्टर। इसे और तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, नहीं तो हमें खुद पता है कि देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए इसके, तो यहां लिखेंगे अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या समझ में आया, समझ में आया। चलिए जल्दी नोट करिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन लगवा दें हम, हो गया। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन, फिर आगे आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखिए मेरे पास एक पद ये है, एक पद ये, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बचा कितना, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 बाहर हो चुका है, ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए, 5 गुणा, इनका जब गुणा करेंगे तो देखिए कैसे गुणा करेंगे मेरे दोस्त, इधर से करके लाएंगे, 2 1 कन 2, 2 3 6, 6 चौक 24, ठीक, 6 चौक 24, एक साइड में गुणा कर लीजिए 24, और 7 छंग 42, 42 में 24 का गुणा कर लीजिए, तो ऐसे लिख लीजिए 42, गुणा करिए, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 20 की 0 हासिल, तो 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आएगा, 1008। और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1009। चलिए इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिएगा ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं। एक काम करिए, एक तो सबसे कटता है ना, एक से इसे काट दीजिए, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, हो गए। तो यहां लिखेंगे अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या कैसी है, भाज्य है। समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नोट हो गया बच्चों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, घंटियों वाला कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिले,
कौन सा? घंटियों वाला। तो मेरे दोस्त उसका हमेशा आपको लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे हम? लासा निकालेंगे। चलिए देखिए, हमें दे रखा है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ बजती हैं तो पुनः कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? तो देखिए 9, 12 और 15, इसका लासा निकाल लीजिए बस। चलिए काट दीजिए। 2 से पहले काटिए इसे, ये कटेगा नहीं, वैसे रहेगा। ये कटेगा, ये कटेगा नहीं। फिर 2 से काटिए 9, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा नहीं। चलिए 3 से काटिए 3 बार, ये 1 बार और ये 5 बार। फिर इसे 3 से काटिए 1 बार, 1 बार और ये 5 बार। फिर इसे 5 से काटिए 1, 1, 1, सब कुछ कट गया। तो जो हमारे पास लासा होगा इनके फैक्टर कर लिए, 2 दूना 4, 4 तियों 12, 12 तिया 24 और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। 120 मिनट के बाद, 120 मिनट के बाद वह घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। तो उत्तर क्या आएगा? 120 मिनट। अगर मेरे दोस्त ऐसा ना देकर उसने समय दे दिया होता कि वह एक साथ प्रातः 8 बजे बजती हैं तो दोबारा कितने बजे बजेंगी, तो अगर वो बोलता कि प्रातः प्रातः 8 बजे बजी थी तो दोबारा कब बजेंगी, तो 120 मिनट है, इनको घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, 120 में 60 का भाग दे देंगे 2 घंटे, तो इसमें 2 घंटे और हम जोड़ देंगे तो पुनः कितने बजे? 10 बजे फिर बजेंगी। तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मगर हमसे पूछा नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना पूछा उतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करिए। नोट हो गया बच्चों? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ही है कि पढ़ने के बाद वो खुद सोचता है कि हम इसमें करें क्या। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने बताया है कि जो जितना कठिन होता है वो उतना ही सरल भी होता है। तो देखिए, जो दिखने में कठिन होता है वो वास्तविक में कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। मान लीजिए खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता है। पथ मतलब क्या है? रास्ता। ये रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है। मान लीजिए रास्ता है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर, मान लीजिए या इस समय पर यह सोनिया या रवि, मान लीजिए वह एक ही समय पर रवि और सोनिया, मान लीजिए वे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वे यहां से दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, इधर ही मान लीजिए या इधर, इधर भी मान लीजिए। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक, मान लीजिए यहां से चले तो यहीं पर कब मिलेंगे? एक ही साथ। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन आए मेरे दोस्त, कुछ भी मत करना, लासा निकाल देना। क्या करना? लासा। तो हमें सोनिया 18 मिनट में चल रही है, रवि 12 मिनट में चल रहे हैं, दोनों को काट लीजिए। 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 1 बार, इसे 2 से काटिए 6 बार, 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 1 बार। हमें क्या निकालना है? लासा, एलसीएम। जो संख्या पहले कॉमन मिले उसे लिखिए, 2 2 मिला, फिर 2 और 2 मिला, फिर देखिए 3 और 3 मिला। अब कुछ छुटा है? इसमें तो कुछ नहीं छुटा, इसमें कुछ छुटा है? कुछ छुटा होना चाहिए यार। देखिए यहाँ पर गलती हो गई हम लोगों से। 2 से काटा, यह 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 और 3 कॉमन मिला, पहले 2 और 2 कॉमन मिला, लिख दिया। 3 और 3 कॉमन मिला, लिख दिया। अब मेरे पास 3 और 2 छुटे हैं, इनको लिख दीजिए, 2 और 3। चलिए गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6,
6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो 36 मिनट के अंतराल पर या 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बताइए इससे सरल कुछ हो सकता है? मगर इसकी भाषा देखने के बाद बच्चा क्वेश्चन छोड़ देता है, वास्तविकता ये है। मगर हमें नहीं छोड़ना है। आप स्टूडेंट किसके हैं मेरे, आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पे 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 मतलब होता है पीना, पे की गड्डी समान ऊंचाई की हो तथा समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम, इस शब्द को पकड़ लेना मेरे दोस्त, अधिकतम संख्या क्या होगी। हमने बताया कि जब भी लासा निकालना हो तो बात कम से कम की करता है, न्यूनतम की करता है। और जब भी अधिकतम की बात करे, ज्यादा से ज्यादा की बात करे, अधिक से अधिक की बात करे, तो मासा निकालते हैं। तो हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 144 और 90, इनका हमें मासा निकाल देना, बस उत्तर आ जाएगा। 2 से काटिए 7 बार, 2 बार, 2 से काटिए 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 1 बार, ठीक है। चलिए 2 से काटिए 45 बार, 3 से काटिए 15 बार, 3 से काटिए 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है। एचसीएफ निकालना हमें, अधिकतम संख्या। जो संख्याएं दोनों में कॉमन मिले उसको लिख लीजिएगा। देखिए 2 2, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है। अब कुछ कॉमन है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं। चलिए गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18। गड्डी कार्टूनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 18 होगी। उत्तर आ गया। बस समझ में आया। चलिए जल्दी नोट करिए। सवाल बहुत बड़े देखने में है, उत्तर बहुत छोटे छोटे आएंगे, ठीक है। नोट हो गया। चलिए देखिए बच्चों, हमने बताया जो क्वेश्चन ज्यादा बड़े होते हैं उनका उत्तर बहुत छोटा आता है। तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन एक और है, देखिए कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? देखिए वो बात कर रहा है कम से कम कितनी टोकरियां मतलब ली सके, तो कम से कम की बात कर रहा है, यहाँ पर लासा नहीं लेना। फिर क्योंकि कम से कम मानते हैं कि कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम, जैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टोकरियां अगर अधिक लेते तो लासा निकालते, कम से कम टोकरियां लेनी है तो फिर मासा ये निकाल देंगे। तो मासा इसका निकाल देंगे, किसका? 990 और 945 का। चलिए काटिए, 2 से काटिए, 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10। देखिए 9, 3 से काटिए, 3 एक तन 3, 1 बच गया, 19, 6 18, 5 15। फिर इसे 3 से काटिए, 5 15, 5 15। 5 से काटिए 11 बार, 11 से काटिए 1 बार। इसे काटिए, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एक तन 3, 5 15। फिर इसे 3 से काट दीजिएगा, 3 से काटेंगे इसे तो ये बनेगा 3 एक तन 3, भाग खवाई 0, 5 15। फिर इसे 3 से काट दीजिएगा, 3 त्रिका 9, 5 15। फिर इसे 5 से काटिएगा 7 बार और फिर से 7 से काट दीजिए 1 बार। तो मासा जब निकालेंगे तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही मासा होगा। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं, यहाँ गहरा, यहाँ कहीं गहरा नहीं, ठीक है। अब कुछ नहीं मिलेगा। तो 3 त्रिका 9 और 9 पना 45। तो उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा? 45। मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रही क्लास? अगर क्लास समझ में आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें
अपने दोस्त यारों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और हमारे एसएस परिवार से जुड़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। देखिए दोस्त, अगर ऐसा सवाल आए आपके सामने तो कैसे करेंगे। देखिए, दिया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है, तो उनका मासा क्या होगा। वो जरूरी नहीं कि उनका मासा पूछ सकता था, वो पूछ सकता था कि वो संख्याएं क्या हैं, कुछ भी पूछ सकता है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ भी पूछे, आज से सारा डाउट खत्म। मेरे पास दे रखा है 2:3, 2:3। ठीक, अगर हम थोड़ी देर मान लें कि यही मेरे पास संख्याएं हैं, ये मेरे पास क्या है, संख्याएं, तो अगर हम इन संख्याओं का मासा निकालें, मासा, तो 1 होगा। अगर इनका लासा निकालें तो कितना होगा, क्योंकि मासा 1 क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होती है। तो लासा कैसे निकालेंगे, इनका गुणा कर देंगे 6। अच्छा, मेरे हिसाब से लासा 6 निकला। सवाल ने कहा है कि उनका लासा 180 है, तो हम अपने लासा को सवाल के लासा के हिसाब से रख देंगे बराबर में। देखिए कितने गुना है, 6 तिया 18, 30 गुना है, 6 तिया 18। तो हमें मासा पूछा गया, इसका 30 गुना कर दीजिए, तो उत्तर कितना आएगा, 30। ये तो हमारा सवाल के हिसाब से उत्तर है। अगर वो इसमें क्या पूछ सकता है, देखिए पहला क्वेश्चन वो पूछ ले कि संख्याओं का अंतर, पहले संख्याएं अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, संख्याएं, कि वो संख्याएं क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, जो 30 निकला है इसका 30 गुना कर देंगे, 2 गुना 30 करेंगे 60, पहली संख्या 60। दूसरी संख्या अगर पूछी, दूसरी संख्या 3 गुना 30, 90, तो वो संख्या 60 और 90 है। ठीक है, ठीक। अगर वो पूछ ले कि उन संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो दोस्त अगर इन दोनों को हम जोड़ दें कितना बनेगा, 5। तो 5 का अगर हम 30 गुना कर दें तो 150, कितना बनेगा, 150 बनेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है मेरे दोस्त घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू 30, 30 गुना इसका कर दीजिए, 1 का 30 गुना कर दीजिए, उत्तर 30। तो देखिए हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 30, 60 और 90, इनके इनको जोड़ा तो 150, इनके बीच अंतर 30 का। समझ में आया, चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया बच्चों, चलिए देखिए आज हम दोस्तों इतना ही रखते हैं। आज हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हमारा एक चैप्टर वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो में आप लोगों का पूरा चैप्टर मिल चुका है। और एक बात याद रखना, इन्हीं 2 वीडियो से आपको 5 नंबर का पेपर में मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप इन्हीं क्लासों को बार बार करके देख लीजिएगा, रिपीट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के पास शेयर करिएगा और बोलिएगा कि डेली एसएस क्लासेस में क्लास 10 की जो मैथ की बुक है, उसे मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। वो आप लोगों को जब तक आपके पेपर आज खत्म नहीं हो जाते, जब तक आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी, ये मेरा वादा है। और आपको 90 प्लस लाने का, आपको पेपर फंसाएंगे, इस चीज का मेरा वादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब।